वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम लास्ट टाइम में पीएस टेट साइंस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं, जिसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट मैराथन भी देखी थी और साथ में हमने अपना एक प्रैक्टिस सेट भी करा था। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज फिर से हम देखने वाले हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो डेफिनेटली आपको पीएस टेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे या उनसे रिलेट करते हुए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। और उनको देखने से पहले हम समझेंगे कुछ थ्योरी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टॉपिक मिलता है नेचुरल फिनोमिना। उसको हमने थ्योरी में कवर नहीं किया है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश ये रहेगी अब कि जो भी टॉपिक अगर एक दो रह गए हैं छोटे छोटे, तो उनको मैं आपको प्रैक्टिस सेशन के थ्रू ही क्या करूँ, कवर करा दूँ। तो जो नेचुरल फिनोमिना वाला टॉपिक है उसमें आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं साइक्लोन के बारे में, लाइटनिंग के बारे में और अर्थक्वेक के बारे में। तो बेसिकली आज का जो प्रैक्टिस सेट है वही चैप्टर को कंसिडर करके बनाया गया है, ताकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आपका बने तो आप इजीली जो है अपना जो मार्क्स है वो आसानी से वहाँ से गेन करें। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हम समझेंगे वो है आपका साइक्लोन। की साइक्लोन क्या होता है, क्वेश्चंस भी देखेंगे अभी हम आगे, छोटा छोटा सा ये चीज़ों को भी हम अभी यहाँ पर देख लेते हैं। साइक्लोन क्या होता है, देखिए साइक्लोन बेसिकली क्या होता है, ये एक वेदर की कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो हाई स्पीड विंड होती हैं वो लो प्रेशर एरिया के अराउंड मूव करती हैं। देख लिए होता क्या है बेसिकली कि एक एरिया पर क्या होता है, लो प्रेशर एरिया बन जाता है, वहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है और उस लो प्रेशर के इर्द गिर्द जो है बहुत ही हाई स्पीड विंड जो है वो घूमती हैं और यही आपका क्या कहलाता है, साइक्लोन कहलाता है। सीटेट में भी क्वेश्चन बन चुका है और हो सकता है पीएस टेट में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि क्वेश्चन में दे देगा व्हाट इज साइक्लोन या साइक्लोन कब अकर होता है और 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि एक वेदर कंडीशन है कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ हाई स्पीड विंड। याद रखेंगे कैसी विंड होती हैं, हाई स्पीड विंड होती हैं और वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती हैं, अराउंड अ सेंट्रल एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाई स्पीड विंड दैट मूव्स अराउंड द सेंट्रल एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर, और उसी से आपका साइक्लोन जो है वो अकर हो जाता है। लार्ज मास ऑफ एयर दैट रोटेट वायलेंटली अबाउट 1015 किलोमीटर हाई इन द एयर। तभी तो जो साइक्लोन है पूरे पूरे घर वगैरह जो है उड़ाकर ले जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो एयर वहाँ पर रोटेट कर रही है वो बहुत ही हाई स्पीड की होती है, उसकी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड होती है साइक्लोन जब आपका अकर होता है। अब बेसिकली जो ये सेंटर वाला एरिया होता है, ये जो लो प्रेशर वाला एरिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि जो सेंटर होता है साइक्लोन का उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम काम एरिया बोलते हैं, क्योंकि जो विंड है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है, बीच में क्या है वो काम एरिया है। कैसा एरिया है, काम एरिया है, और उसे ही हम आई ऑफ द स्टॉर्म भी बोलते हैं। इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ अबाउट 10 to 30 किलोमीटर। और ये जो काम एरिया है इसका डायमीटर कितना होता है, इसका डायमीटर अप्रोक्स 10 to 30 किलोमीटर होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साइक्लोन कितना बड़ा जो है एरिया कवर करते हुए आता है। अब देखिए, जो साइक्लोन होता है इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पर इसको हरिकेन्स के नाम से जानते हैं, और जापान में जो है इसको टाइफून के नाम से भी जो है जानते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दिए थे साइक्लोन के बारे में, और मुझे लगता है ये चीज़ें अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं अर्थक्वेक के बारे में कि अर्थक्वेक क्या है और इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो क्या क्या हैं। देखिए, जो अर्थक्वेक होता है वो क्या होता है, शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो सरफेस है अर्थ का, उसमें शेकिंग जब होती है तो वो अकर करता है क्या, आपका अर्थक्वेक। तो शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ड्यू टू द सडन रिलीज ऑफ द एनर्जी इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की क्रस्ट है, जो सबसे देखिए अर्थ की जो है सेवरल लेयर होती हैं, जो ऊपर वाली लेयर होती है वो कहलाती है क्रस्ट, और जो बीच वाली लेयर होती है वो कहलाती है मेंटल, और जो सबसे इनर वाली लेयर होती है अर्थ की वो आपकी कहलाती है कोर। तो ये जो अर्थ की क्रस्ट है, जो ऊपर वाली लेयर है, इनमें जो प्लेट्स होती हैं जब उनमें वो हिलती हैं प्लेट्स, तो वो रिलीज ऑफ एनर्जी जो होती है अर्थ क्रस्ट में, उसकी वजह से क्या होता है, शेकिंग होती है सरफेस ऑफ अर्थ पर, और वहाँ वहाँ क्या अकर हो जाता है, वहाँ अर्थक्वेक जो है वो
अकर होता है। अब देखिए जब ये एनर्जी रिलीज होती है, शेकिंग ऑफ अर्थ हो रही होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, सिस्मिक वेव जो है वो क्रिएट होती हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट काइंड ऑफ वेव्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक। तो आप याद रखेंगे वो कौन सी वेव्स अकर होती हैं, वो सिस्मिक वेव जो है वहाँ पर क्रिएट्स होती हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। जो अर्थ सरफेस है वो सेवरल लेयर में डिवाइडेड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखते हैं कि सिस्मिक जोन क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सिस्मिक जोन क्या है। द मूवमेंट ऑफ प्लेट कॉजेज अर्थक्वेक। अभी बताया था कि जो प्लेट का मूवमेंट होता है अर्थ के क्रस्ट पर, वो मूवमेंट ऑफ प्लेट क्या करता है, अर्थक्वेक को कॉज कराता है। हेंस द अर्थक्वेक आर मोस्ट लाइकली टू अकर ऑन देयर बाउंड्रीज। देखिए जो प्लेट्स हैं, है ना, प्लेट्स वाला एरिया जो है वो आपका क्या है, बाउंड्री वाला एरिया है। और इसी एरिया पर जो प्लेस होते हैं वो सारे प्लेसेस आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके वीक जोन कहलाएंगे, या सिस्मिक जोन कहलाएंगे, या फिर फॉल्ट जोन जो है वो कहलाते हैं। तो जो सबसे डेंजरस एरिया जो जहाँ बेसिकली क्या होता है, प्लेट्स जो हैं, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स की वजह से अर्थक्वेक हो रहा है, तो उन प्लेट्स के आसपास का जो एरिया है वो आपका सिस्मिक जोन होता है, और वहीं पर अर्थक्वेक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। वही जो है बाउंड्रीज होती हैं, और वहाँ पर अर्थक्वेक जो है आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और यही एरिया दैट लाई ऑन द बाउंड्रीज ऑफ दीज प्लेट्स, और इन प्लेट्स की बाउंड्रीज पर जो एरिया सारे कवर होते हैं, वो सारे के सारे एरिया जो हैं वो क्या कहलाते हैं, जो वीक जोन होते हैं, जहाँ अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं। जो बाउंड्रीज पर आपके एरियाज होते हैं वो वीक जोन कहलाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सिस्मिक जोन को हम और क्या बोलते हैं, तो सिस्मिक जोन को हम वीक जोन या फॉल्ट जोन, ये भी हम इसको बोलते हैं। तो क्लियर हुआ, सिस्मिक जोन कौन सा एरिया, वीक एरिया, जहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। जो एरियाज प्लेट्स की बाउंड्रीज पर होते हैं वो आपके सिस्मिक जोन होती हैं। उसके बाद देखिए रिक्टर स्केल जो है वो इंपॉर्टेंट टर्म है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे आप देखते हैं कि जो अर्थक्वेक है वो कितने मैग्नीट्यूड का आया है, जैसे बोलते हैं 7 मैग्नीट्यूड, तो वो बहुत हाई अर्थक्वेक कंसिडर करा जाता है, 7 या 7 से ज़्यादा वाला। अब जैसे 2.4 है, 2.7 है, तो वो एक मैग्नीट्यूड है। तो रिक्टर स्केल क्या करता है, ये क्या करता है, मैग्नीट्यूड बताता है अर्थक्वेक का। अ स्केल दैट इज़ यूज टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड और स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक। तो जो मैग्नीट्यूड या अर्थक्वेक की क्या स्ट्रेंथ है उसको डिटरमाइन करता है, वो आपका रिक्टर स्केल होता है। और जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है, उसका जो रिक्टर स्केल होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 7 या उससे ज़्यादा होगा, तो उस केस में जो अर्थक्वेक है वो बहुत ही हाई डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक जो है वहाँ पर कंसिडर करा जाता है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि रिक्टर स्केल क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है एक अर्थक्वेक का, उसकी जो पावर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है अर्थक्वेक की, वो बताएगा क्या, रिक्टर स्केल बताएगा। अब देखिए नेक्स्ट टर्म आता है यहाँ पर सिस्मिक वेव। मैंने बताया जब अर्थक्वेक आता है तो देखिए इस तरह से वेव जो हैं यहाँ पर क्रिएट होती हैं, और यही जो अर्थक्वेक के टाइम पर वेव क्रिएट होती हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव जो हैं वो बोलते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, द अर्थक्वेक प्रोड्यूस वेव ऑन द अर्थ सरफेस विच इज़ कॉल्ड सिस्मिक वेव। जब अर्थक्वेक आता है तो वो सरफेस पर कुछ वेव को प्रोड्यूस करता है, और उन्हीं वेव्स को हम क्या बोलते हैं, सिस्मिक वेव बोलते हैं। ये जो वेव्स होती हैं ये सभी डायरेक्शन में आप देख रहे होंगे ट्रैवल करती हैं, कहाँ पर, अर्थ के सरफेस पर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फोकस क्या होता है। देखिए ये है आपका क्या, फोकस। जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज अ पॉइंट इनसाइड द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक ओरिजिनेट। जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है वो पॉइंट आपका फोकस कहलाता है, और इसे हम हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है आपका एपिसेंटर। क्या होता है, जस्ट स्ट्रेट पॉइंट अबव द फोकस, है ना। द एपिसेंटर इज अ रीजन ऑन द अर्थ सरफेस दैट लाइज अबव द फोकस। जो अर्थ सरफेस पे फोकस के जस्ट अबव वाला रीजन होता है अर्थ सरफेस पर, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर जो आपका रीजन होगा, द एपिसेंटर इज द रीजन ऑफ द अर्थ सरफेस दैट लाई जस्ट अबव द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। उसे ही हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले एरिया को जो फोकस के बिल्कुल जस्ट अबव है वो आपका एपिसेंटर होता है। तो याद रखेंगे जो अर्थक्वेक होता है वो एपिसेंटर से
ओरिजिनेट नहीं होता, अर्थक्वेक जो है वो फोकस से ओरिजिनेट होता है और उसके जस्ट अबव वाला पॉइंट जो होता है वो आपका एपिसेंटर होता है। और देखिए ये कुछ इस तरह से क्रैक्स आ जाते हैं, यही क्रैक्स आके क्या कहलाते हैं, ये फॉल्ट कहलाते हैं। ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को PS टेट के लिए नोट्स चाहिए, NCERT समरी 6, 7, 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर, मैराथन जो कराई थी उसकी समरी की PDF, सीटेट पेडागोजी के क्वेश्चंस विद आंसर, कंटेंट के भी पेडागोजी के क्वेश्चंस, कंटेंट के भी जो 2021 में ऑल शिफ्ट क्वेश्चन विद आंसर वो भी आपको दे दिए जाएंगे जिसको भी चाहिए। देखिए नोट्स बहुत सारे बच्चों ने लिए हैं, तो प्लीज़ अगर किसी को कोई चीज़ नहीं मिल पाई है तो वो मेरे को एक बार मैसेज कर देंगे कि मैम हमको समरी की PDF भेज दीजिए या हमको सीटेट कंटेंट या पेडागोजी के क्वेश्चन की PDF भेज दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, MP टेट के भी हैं, सीटेट के भी हैं और आपके PS टेट के भी हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक बार आप मैसेज ज़रूर कर दें जिन्होंने भी नोट्स लिए हैं। अब ये जो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं इनको मैं 2-3 प्रैक्टिस सेट एक साथ मर्ज करके इसकी PDF भी आपको जो है आपके व्हाट्सएप पर दे दूँगी। अब नोट्स जो है वो आप कैसे परचेज कर सकते हैं, 120 रुपये आपको पे करने होंगे। मैम की UPI ID है shilpi8@paytm। और इसको अगर आपको फिर भी थोड़ा डाउट लगे तो आप मैम की मेल ID shilpich511@gmail.com पर मेरे को मेल करें, वहाँ मैं आपको प्रॉपर बता दूंगी। आप जैसी पेमेंट करेंगे आप अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे और आपको नोट्स जो है वो PDF की फॉर्म में आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। तो ये मैम की मेल ID है shilpich511@gmail.com। इंस्टाग्राम पर भी आप मैम को फॉलो कर सकते हैं, शिल्पी चौधरी लांबा से आप सर्च करेंगे तो मैम वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। 650 प्लस जो है वो फॉलोअर हैं, तो वहाँ पर भी आप मैम को फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अब हमने देख ली। अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन द स्केल कॉल्ड। देखिए जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो किस में हम एक्सप्रेस करते हैं, कौन से स्केल में, तो वो आपका रिक्टर स्केल होता है। अब इजीली आप आंसर दे पाएंगे। रिक्टर स्केल क्या है, इज यूज टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ अ अर्थक्वेक, या पावर या स्ट्रेंथ, तो ये आपकी रिक्टर स्केल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है। द इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेज़र अर्थक्वेक। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेज़र करता है अर्थक्वेक को। मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही, इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है। जो अर्थक्वेक को मेज़र करेगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सिस्मोग्राफ बोलते हैं। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अब मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो सिस्मोग्राफ क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक को मेज़र करता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करता है, उसकी स्ट्रेंथ और पावर को एक्सप्रेस करता है, वो कौन सा स्केल होता है, वो आपका रिक्टर स्केल होता है। अब सिस्मोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड सिस्मिक वेव। जो सिस्मिक वेव क्रिएट हो रही थी उनको रिकॉर्ड करता है आपका क्या, सिस्मोग्राफ। और यही इंस्ट्रूमेंट है जो मेज़र भी करता है किसको, अर्थक्वेक को। तो सारे पॉइंट क्लियर हैं, कैसे भी क्वेश्चन बने तो आप इजीली वहाँ पर आंसर करेंगे। साइक्लोन देखा, अर्थक्वेक देखा, लाइटनिंग, जब थंडरस्टॉर्म आता है आपने देखा होगा लाइटनिंग होती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो है वहाँ पर लाइटनिंग होती है। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे। वेयर इज़ द लाइटनिंग रॉड अटैच टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। बिल्डिंग पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव हो जाएंगे तो बिल्डिंग के पॉजिटिव चार्ज से वो अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लाइटिंग रॉड जो है वो अटैच करी जाती है टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। तो वो कहाँ पर अटैच करी जाती है, तो वो अटैच करी जाती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर होगा, ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये 2 पॉइंट हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये दोनों ही पॉइंट से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइटनिंग अकर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, उसकी वजह से जो लाइटनिंग है वो अकर होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अ डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग चार्ज और नॉट। एक ऐसा डिवाइस जो बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उस पर चार्ज है या नहीं, तो वो डिवाइस क्या कहलाता है, वो आपका इलेक्ट्रोस्कोप कहलाता है। NCERT में इसका जिक्र हुआ है। तो ये दोनों पॉइंट भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द वेव प्रोड्यूस ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। अब तो क्लियर है कौन सी वेव होती हैं, वो आपकी सिस्मिक वेव होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, विच ऑफ द फ्लोइंग अकर ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के टाइम क्या अकर होता है, एसिड रेन बिल्कुल नहीं। देखिए जो लाइटनिंग है ये नाइट्रोजन के फिक्सेशन में भी मदद करता है। यहाँ से जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण भी होता है लाइटनिंग में। जब हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन का पूरा प्रोसेस देखते हैं, कैसे नाइट्रोजन प्लांट लेते हैं, प्लांट से कैसे एनिमल खाते हैं, फिर एनिमल के एक्सक्रीट से फिर वो वापस क्या होता है एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो उस प्रोसेस में लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, जो पानी के थ्रू फिर क्या होता है सॉइल में चली जाती है। तो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में जो है लाइटनिंग का रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6,
लाइटनिंग ऑलवेज फॉलोज, तो लाइटनिंग जो है देखिए उससे क्या होता है, वो ऑलवेज फॉलो करती है क्या, थंडर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन थे जो लाइटनिंग से पूछे गए, एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। लाइटनिंग, साइक्लोन, अर्थक्वेक, मैंने अब आपको अच्छे से चीज़ें जो हैं यहाँ पर क्लियर कर दी हैं। अब देखिए सीटेट में भी इस तरह का क्वेश्चन बना था, कंसिडर द फॉलोइंग टर्म, और यहाँ पर हमको बताना है अर्थक्वेक कैन कॉज क्या, तो क्वेक क्या क्या कॉज करेगा। देखिए अर्थक्वेक से सीधी सी बात है, जब सरफेस हिल जाता है, क्रस्ट जो है उस पर इफेक्ट आता है, उसमें मूवमेंट होती है, तो जिसकी वजह से सुनामी आ सकती है, फ्लड आ सकता है और लैंडस्लाइड हो सकता है, पहाड़ जो है खिसक सकते हैं, लैंड का स्लाइड हो जाएगा, लैंड जो है वो स्लाइड हो सकता है। तो बी, डी और ई यहाँ पर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आंसर होगा। देखिए लाइटनिंग और थंडर, लाइटनिंग और थंडरिंग जो है वो एक टर्म है, और इन दोनों का अर्थक्वेक से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड, सुनामी और फ्लड जो है वो आपका अर्थक्वेक से अकर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अर्थक्वेक से क्लियर करे और सारा सब अच्छे से समझा दिया कि एपिसेंटर क्या है, सिस्मिक वेव क्या है, सिस्मिक जोन क्या है, वीक जोन भी उनको बोलते हैं, फॉल्ट जोन भी बोलते हैं, साइक्लोन कैसे होता है, साइक्लोन कहाँ आकर होता है। देखिए याद रखेंगे, इंडिया में जो साइक्लोन होता है ना, वो बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में, यहाँ पर ये वाला जो रीजन है आंध्र प्रदेश, इधर वाले रीजन जो है ये उड़ीसा वाले रीजन, यहाँ पर जो है साइक्लोन ज़्यादा चांसेस होते हैं यहाँ पर आने के, क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर एरिया जो है बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है, और उसकी वजह से साइक्लोन आने के चांसेस इधर के एरिया में ज़्यादा होते हैं। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं प्रैक्टिस सेट में। द इनर सरफेस ऑफ फूड कैन आर कोटेड विद टिन नॉट विद जिंक बिकॉज। देखिए क्वेश्चन ये रिएक्टिविटी सीरीज वाला ही है कि जो फूड सरफेस के इनर कैन होते हैं वो टिन से क्यों कोटेड करे जाते हैं रादर देन जिंक, बिकॉज टिन इज लेस रिएक्टिव। टिन लेस रिएक्टिव है जिंक से, तो उससे क्या होगा, जो फूड आइटम है वो उसमें टिन से जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे, जबकि वो जिंक के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है टिन से, इसलिए हम क्या करते हैं, टिन का यूज़ करते हैं ताकि वो कम रिएक्टिव रहे और वो फूड के साथ आसानी से रिएक्शन वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ साइंस। पीएस टेट में नेचर ऑफ साइंस से एक क्वेश्चन बना है, तो मैंने उसी को ध्यान में रखकर ये क्वेश्चन बनाया है आपका। तो यहाँ पर बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ साइंस। साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग, बिल्कुल ये इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है लर्निंग का साइंस, तो ये साइंस का नेचर है। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, बिल्कुल साइंस जो होती है वो अस्थायी होती है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, तो साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, ये भी साइंस का एक नेचर होता है। साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, बिल्कुल साइंस जो है वो संदेहवाद, इसमें संदेह बना रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि ये चीज़ है या वो चीज़ है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रिसर्च वगैरह की जाती हैं, तो ये यहाँ पर कहीं ना कहीं संदेहवाद को प्रमोट करता है, तभी तो हम चीज़ों को रिसर्च करते हैं। तो साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, ये बात भी यहाँ पर सही हो जाएगी। तो जो सही नहीं होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, साइंस इज इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ फैक्ट। साइंस किसके इक्विवेलेंट है, सेट ऑफ फैक्ट के नहीं। साइंस फोकस करती है कि उन फैक्ट के पीछे की जो अंडरस्टैंडिंग है, रीजनिंग है कि वो कहाँ से आए, कैसे हुए, उन पर ज़्यादा फोकस करती है रादर देन इक्विवेलेंट टू सेट ऑफ फैक्ट। ये साइंस का नेचर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ट्रू नहीं होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका बना था अभी रिसेंट पीएस टेट का जो पेपर हुआ, मैंने फिर से कवर करा दिया, हो सकता है इसको घुमा के कुछ करके आपका क्वेश्चन बन जाए। गिवन बिलो द आर स्टेप टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में हम पढ़ते ही हैं कि फूड में टेस्ट करना है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं, तो कौन से स्टेप यहाँ पर हमको सही सिक्वेंस में जो है उनको बताना है। ये जो स्टेप दिए हैं वो करेक्ट सिक्वेंस में नहीं है, तो इनका करेक्ट सिक्वेंस यहाँ पर हमें बताना है। तो देखिए इस केस में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो फूड हमें टेस्ट करना है उसका पेस्ट या पाउडर बना लेंगे, तो बी सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमने जिस फूड का पेस्ट बनाया है उसको हम एक क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है उसको फिल कर देंगे और उसमें कुछ पानी मिला के उसको शेक करेंगे। तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा, बी के बाद ए। और
उसके बाद जो है वो 2 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 की 2 बूंदे जो हैं वो हम डालेंगे, तो वो हमारा तीसरा स्टेप होगा BaO_D। तो BaO_D जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऑप्शन नंबर सेकंड में देखने को मिलता है, तो यही हमारा आंसर होगा। सबसे पहले मैंने पाउडर बनाया, उसके बाद मैंने उसे पाउडर को टेस्ट ट्यूब में डाला, फूड का जो पाउडर था, उसमें कुछ पानी ऐड करके उसको शेक किया, तो BA के बाद जो है वो D आ जाएगा। 2 बूंद मैंने कॉपर सल्फेट की उसके अंदर डाली, और उसके बाद मैं सबसे लास्ट में क्या करूँगी, 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा जो है उसमें डालूंगी और उसको शेक करूँगी। तो 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा को ही हम क्या बोलते हैं, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही आपका कास्टिक सोडा है। तो 10 बूंदे हम उसकी डालते हैं, और उसके बाद हम उसको जब पूरा शेक करते हैं और उसमें देखते हैं, अगर हमें वायलेट कलर जो है मिल जाता है, इट मीन्स उसमें क्या है, उसमें आपका प्रोटीन जो है वो है। तो ये पूरे स्टेप हैं जो प्रोटीन के टेस्ट के होते हैं। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस उसमें यूज़ होते हैं, तो याद रखेंगे कौन कौन से सब्सटेंसेस, कॉपर सल्फेट का यूज़ किया जाता है, कास्टिक सोडा का यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों भी आपसे पूछ लेगा। तो कास्टिक सोडा को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो अगर पूछे कि प्रोटीन के टेस्ट में कौन से केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करा जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा और साथ में कॉपर सल्फेट, इनका यूज़ जो है वहाँ पर किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर 2 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हुज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन आर लेस। मतलब सन का चक्कर लगाने में जो है वो कम टाइम लेते हैं, बट देयर पीरियड ऑफ रोटेशन, जब खुद सेल्फ से घूमते हैं वो रोटेशन होता है। देखिए, रोटेशन और रिवॉल्यूशन में इतना ही अंतर होता है। जब हम किसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते हैं वो रिवॉल्यूशन है, जैसे सन के अराउंड अर्थ घूम रही है। लेकिन जब हम अबाउट टर्न करते हैं, अपने ही बॉडी के किसी पॉइंट पर घूमते हैं, तो वो आपका रोटेशन होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इनका जो रिवॉल्यूशन टाइम है वो सन के जब ये इर्द गिर्द घूमते हैं वो अर्थ से कम है, तो इट मीन्स वो अर्थ से पहले वाले प्लैनेट ही होंगे, और उनका जो खुद का रोटेशन है वो अर्थ से ज़्यादा है। तो ये प्लैनेट यहाँ पर कौन से होंगे, जुपिटर, नेपट्टून, सैटर्न, ये सब बाहर हो जाएंगे क्योंकि अर्थ के बाद हैं। अर्थ के पहले वाले कौन से होंगे, मरकरी और वीनस। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सारे प्लैनेट जो हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। कैसे अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। सेम ऐसे ही अर्थ भी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं, तो वो कौन से होते हैं, वो आपके वीनस और यूरेनस होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वीनस और यूरेनस, ठीक। और वीनस को हम अर्थ सिस्टर भी बोलते हैं। शाइनिंग, चमकता हुआ शाइनिंग स्टार की फॉर्म में भी जो शाइनिंग प्लैनेट बोलते हैं उसमें भी वीनस जो है वो कंसिडर करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज फाउंड इन गंगा वाटर। ये PS टेट 2011 में क्वेश्चन बना था, और ये NCERT की क्लास 7th में चैप्टर जो है आपका वाटर पॉल्यूशन वाले चैप्टर में वहाँ पर दे रखा है कि जब गंगा के वाटर में एक्सक्रीट, जो ह्यूमन एक्सक्रीट होता है वो डाला जाता है, तो उससे कौन सा बैक्टीरिया फॉर्म होता है, वो होता है आपका कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। और यही फिर ई कॉलेरी भी जिसको बोलते हैं, और यही फिर जाकर हमारे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कौन सा बैक्टीरिया फाउंड होता है गंगा वाटर में, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर, या ए जो है यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PS टेट में जो क्वेश्चन बना था वो बना था प्रोटीन के टेस्ट का। हो सकता है अब क्वेश्चन जो बन जाए वो बन जाए स्टार्च के टेस्ट का। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ रॉ फूड कैन बी टेस्टेड विद। जो फूड है हमारा कच्चा खाना, रॉ फूड है, उसमें हम कैसे, जैसे वेजिटेबल हो गई कच्ची, है ना, राइस हो गया, उसमें अगर मुझे ये बताना है, रॉ की बात कर रही हूँ मैं, अगर उसमें स्टार्च है या नहीं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, तो उस केस में हम डाइल्यूट आयोडीन के सॉल्यूशन का जो है वो यूज़ करते हैं। और आयोडीन को क्या करते हैं, उस जैसे सब्सटेंस, कोई सीरियल है ना, उसमें स्टार्च टेस्ट करना है, तो उसके ऊपर आयोडीन डाइल्यूट, है ना, जो डाइल्यूट की फॉर्म में होगा वो आयोडीन का सॉल्यूशन जो है हम उस फूड आइटम के ऊपर डालते हैं। और अगर हमें ब्लू ब्लैक कलर मिलता है, इट मीन्स वहाँ पर स्टार्च जो है उसमें है। तो यहाँ पर याद रखेंगे किसका यूज़ करते हैं, आयोडीन के सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच कलर कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट इज डेविएटेड द मोस्ट थ्रू अ प्रिज्म। ये भी PS टेट में ही क्वेश्चन बना हुआ है कि कौन सा कलर कंपोनेंट है वाइट लाइट का जो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है, सबसे ज़्यादा
डेविएशन उसमें देखने को मिलता है जब हम लाइट को पास कराते हैं प्रिज्म के थ्रू। देखिए जब वाइट लाइट पास करती है प्रिज्म के थ्रू तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, याद रखेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। मैंने मैराथन में समझाया था कि जब वाइट लाइट 7 कलर में डिस्पर्स होती है तो वो और किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू वो जाती है तो प्रिज्म ट्रांसपेरेंट होगा। जब वो उसके थ्रू जाती है तो वो प्रोसेस क्या है, वो आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। तो कौन सा कलर सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा, देखिए यहाँ पर जो वायलेट कलर है वो सबसे ज़्यादा एंगल बना रहा होगा। देखिए लाइट है, इस तरह से दिखाया, ये डेविएशन दिखाया, तो रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है और वायलेट कलर का डेविएशन आप देखेंगे वो सबसे ज़्यादा एंगल यहाँ पर बनेगा। तो सबसे ज़्यादा डेविएशन जो है वो वायलेट कलर का होता है और यही यहाँ पर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि सबसे कम, सबसे लेस डेविएटेड कौन होता, तो उस केस में आंसर होता आपका रेड। याद रखेंगे जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है उसका डेविएशन सबसे कम होगा और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। जब मैं विवग्योर में बात करती हूँ तो वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर विच कलर इज़ डेविएटेड द मोस्ट थ्रू अ प्रिज्म, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और ये इंपॉर्टेंट है, इसके साथ ही मैं सारे पॉइंट भी यहाँ पर ही क्लियर कर दूंगी। द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कॉनकेव मिरर। देखिए कॉनकेव मिरर मैंने आपको इसके फीचर्स बताए थे मैराथन में। क्या होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा पास जाते हैं तो जो इमेज होती है वो इरेक्ट और वर्चुअल होती है, और जैसे जैसे हम दूर होते चले जाते हैं जो इमेज होती है वो रियल होती है और साथ में वो उल्टी भी होती चली जाती है और साथ में वो छोटी भी होती चली जाती है। तो ये कॉनकेव मिरर के फीचर होते हैं, तो जो आपको अच्छे से याद रखनी है। तो यहाँ पर बताना है किस पोजीशन, किस पॉइंट पर जो कॉनकेव मिरर है उसमें जो इमेज बनती है वो इरेक्ट और वर्चुअल होती है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ जो है आप अच्छे से समझने की कोशिश करिए। देखिए ये आपका इस तरह से सर्कल होता है ना। अब इसको आधा कट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आपका सेंटर होता है। तो इसी सेंटर को हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर अब आप देखेंगे पूरा इस तरह से ऐसे सर्कल बन रहा होगा, तो ये बीच का जो सेंटर है ये क्या कहलाता है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और ये आपका हो गया क्या, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये यहाँ पर जो पॉइंट है ये है आपका पोल और ये कहलाता है क्या, फोकस। अब देखिए यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल इनके इर्द गिर्द रखेंगे तो यहाँ पर इमेज जो है वो अलग अलग फॉर्म में बनती है। अब सबसे पहले इन्होंने जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है उसको हम देखते हैं। इन्होंने बोला कि वर्चुअल और इरेक्ट, और मैंने आपको बताया था कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट, जो वर्चुअल मिरर के पीछे जो बनती है इमेज वो कब बनेगी, जब हम मिरर के बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। तो मिरर के बहुत ज़्यादा पास आने का मतलब है मैं फोकस से भी आगे आ गई और पोल से थोड़ा पीछे रही। तो जब मैं फोकस और पोल के बीच में रहूँगी, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट होगा तो उस केस में इमेज जो है वो इरेक्ट और वर्चुअल होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो पोल और फोकस के बीच में देखिए जो इमेज यहाँ पर बनी ये मिरर के पीछे बनी, रियल इमेज नहीं है। इस केस में ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। और ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये कितना छोटा है, लेकिन जो इमेज बनी वो कैसी बनी, वो बड़ी बनी। तो याद रखेंगे जब हम पोल और फोकस के बीच में होते हैं उस केस में कॉनकेव मिरर में इमेज जो होती है वो इरेक्ट और वर्चुअल होती है। अब और कंडीशन देखते हैं, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होंगे, ऑब्जेक्ट अब अगर यहाँ होगा किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है तो इस केस में जो इमेज होती है वो वर्चुअल ना होकर कैसी हो जाती है, वो रियल हो जाती है, लेकिन इमेज अभी भी थोड़ी बड़ी रहेगी, ठीक है। तो याद रखेंगे इमेज वर्चुअल नहीं होगी, इस बार मिरर के पीछे नहीं बनेगी, इधर ही बनेगी मिरर के, वो क्योंकि रियल है तो वो मिरर के पीछे नहीं जाएगी। तो याद रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जो इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में वो ये यहाँ पर इस तरह से होगी। इमेज इज बोथ, क्या होती है, वो मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी, लेकिन वो वर्चुअल की जगह अब क्या होगी, वो रियल होगी जब हम उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। अब जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखूँगी उस केस में क्या होगा, देखिए जब एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पॉइंट पर रखा जाता है तो उस केस में कॉनकेव मिरर में जो इमेज होती है वो रियल तो बनेगी, वर्चुअल तो बस इसी के बीच में बनती है। अदरवाइज हर केस में इमेज जो होगी वो कैसी होगी, वो रियल होगी।
अभी यहाँ पर जो इमेज थी वो मैग्नीफाइड थी, लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आते ही इमेज क्या हो जाती है, सेम साइज़ की हो जाती है। जितना ऑब्जेक्ट का साइज़ है उतना ही इमेज के साइज़ जो है वहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। लेकिन यहाँ इस केस में क्या होता है, इमेज आपकी क्या हो जाती है, इन्वर्टेड हो जाती है। इट मीन्स इमेज यहाँ पर अब उल्टी हो जाएगी। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि ये पीएस स्टैट का ही क्वेश्चन है। तो इस बार ये पॉइंट ना देकर कोई और पॉइंट पे पूछ लेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बताइए। तो याद रखेंगे जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो कॉनकेव मिरर में इमेज कैसी होती है, रियल होती है, उल्टी बनती है, इन्वर्टेड होती है और सेम साइज़ की होती है, सेम पोजीशन पर जो है वो बनती है। लेकिन अब जैसे ही मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे जाऊंगी, इसके बियॉन्ड जाऊंगी, तो यहाँ पर इमेज जो है वो मेरी रियल होगी। याद रखेंगे इन्वर्टेड तो होगी ही होगी और साथ में वो डिमिनिश्ड हो जाएगी। अब इमेज छोटी होती चली जाएगी। तो याद रखेंगे इस तरह से पूरा फॉर्मेशन जो है वो कॉनकेव मिरर में होता है। मैंने पूरे सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर कर दिए हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए जो पहला प्रैक्टिस सेट कराया था और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट कराया है, इन दोनों को मैं एक साथ PDF बनाकर जिन्होंने भी नोट्स लिए हैं उनको मैं उनकी व्हाट्सएप पर भेज दूंगी ताकि वो लास्ट टाइम में कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो भी अच्छे से रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन। देखिए जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है मैंने मैराथन में थोड़ा सा समझाया था आपको, न्यूटन के फर्स्ट लॉ में जो होता है वहीं से गैलीलियो द्वारा ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि हर ऑब्जेक्ट जो है अपनी ही अवस्था में, अपनी ही पोजीशन में रहना चाहता है। जैसे कपड़े होते हैं, कपड़े में जो पानी होता है वो रहता है, लेकिन जैसे आप उसे झाड़ते हैं एकदम से पानी जो है वो गिरता है, तो वो अपने आप को अपोज करने की कोशिश कर रहा है अपनी उसी पोजीशन में जिसमें वो है। वही क्या है, इनर्शिया। और ये किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, ऑन द गिवन सरफेस इफ फोर्स में डबल ऑन द सरफेस देन प्रेशर पे क्या इफेक्ट जो है वहाँ पर आएगा। आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर मैं प्रेशर को डबल कर दूंगी, सीधी सी बात है मेरा फोर्स जो है वो भी डबल हो जाएगा या 2 टाइम हो जाएगा। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, विल बी डबल। क्योंकि प्रेशर डबल तो फोर्स भी डबल, क्योंकि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द स्टोमेटा एक्सचेंज। जो ये लीव्स होती हैं हमारी, उनमें जो रंध्र होते हैं, जो ओपनिंग होते हैं, वो स्टोमेटा होते हैं और वो क्या करते हैं, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज और साथ में वो ट्रांसपिरेशन भी करते हैं। तो वाटर वेपर, तो यहाँ पर एक्सचेंज होता है किसका, गैसेज और वाटर वेपर का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है आंसर होगा। कौन सी गैसेज, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज प्लस वाटर वेपर। तो ऑप्शन ए हुआ यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन आइडेंटिफिकेशन ऑफ शूटिंग स्टार। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शूटिंग स्टार बेसिकली ये पूछ रहा है यहाँ पर हमें, हम किस टर्म को शूटिंग स्टार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो आपके होते हैं मीटियोर्स। नोट्स में आप देखेंगे तो मीटियोर्स, मैंने वहाँ पर जब सोलर सिस्टम वाला चैप्टर हम देखते हैं तो वहाँ पर मिलता है मीटियोर्स। तो और अगर आपको सोलर सिस्टम वाली वीडियो देखनी है तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप सोलर सिस्टम वाले चैप्टर पर पहुंच जाएंगे, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए मीटियोर्स क्या होते हैं, ये रॉक और डस्ट के ही कुछ क्या होते हैं, रॉक और डस्ट के ही पार्टिकल्स होते हैं। ये बहुत बहुत हैवी होते हैं। तो ये क्या होते हैं, अर्थ की तरफ आते हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब आते हैं तो ये यहाँ पर बहुत तेज़ी से आते हैं। तो ये हीटअप हो जाते हैं और हीटअप होने के बाद क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं और जल के, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कोई स्टार टूट रहा है, जैसे कोई पटाखा फूट रहा है, इस टाइप से ये होते हैं। तो ये आपके शूटिंग स्टार होते हैं, इन्हें ही हम मीटियोर्स भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द प्रोजेक्ट मेथड, क्योंकि साइंस में प्रोजेक्ट मेथड पर बहुत फोकस किया जाता है। तो प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट एसोसिएटेड विद द फिलॉसफी ऑफ। तो बताइए ये बेस्ट एसोसिएट करता है किसकी फिलॉसफी, किस साइंटिस्ट की फिलॉसफी के साथ, तो जॉन डुई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीटेट में बना था, हो सकता है पीएस टेट में बन जाए। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है वो बेस्ट एसोसिएट करता है विद द फिलॉसफी ऑफ जॉन डुई। तो ये सारे क्वेश्चन थे, मुझे लगता है बहुत सारे पॉइंट्स भी आपको समझ में आए होंगे नए नए। वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।